A very good morning, students. I am Alok Sharma, science teacher of New St. Stephen Public School, Unit 3rd, Agra. I am going to start the 10th class science second chapter of physics, magnetic effect of electric current. In this chapter, we learn how the magnetic effect arises when the electric current flows in any conductor, what is the main cause behind it, and what causes creates the magnetic effect when the electric current goes through in any conductor of electric current. So now the magnets are substance which attract a small piece of iron and points in north south direction when suspended freely known as a magnet. A naturally occurring iron ore which is called lodestone or magnetite also behaves as a magnet, but it is a very weak magnet. The ones we see a magnet from them in artificial way and permanent and strong. Now what is the properties of magnet? The magnet has two poles, north and south pole, and charges uh, like poles repel each other and unlike poles attract each other. They always exist in pairs of pole. Repulsion is the only sure test for a magnet. So students, this is the property of the magnets. So what is the magnet? Magnet is a substance which attract small pieces of iron. स्टूडेंट्स, हम सबको पता है कि जो आयरन है वो एक मेटल है और मैग्नेट्स की हमेशा खासियत ये रहती है कि ये मेटल्स को अट्रैक्ट करते हैं और हमेशा मेटल्स में दो पोल्स होंगे और उन दो पोल्स पे नॉर्थ और साउथ पोल्स को हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली इन अ नोन एज मैग्नेट। अगर हम किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें तो उसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ दोनों एंड्स की रहेगी। तो नेचुरली अगर हम देखें तो जो आयरन का जो ओर होता है मैग्नेटाइट, या उसको हम लोड स्टोन भी बोल सकते हैं, तो उस वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, लेकिन वो एक वीक मैग्नेट की कैटेगरी के अंदर है। अगर हमें स्ट्रॉन्ग भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए तो उसको हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं और आर्टिफिशियली बना के हम उसको और ज़्यादा उसको स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा परमानेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट? मैग्नेट्स के हमेशा हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल्स होंगे। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, यानी कि उनके जो पोल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से रिपेल करेंगे। एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, और अनलाइक पोल्स आपस में अट्रैक्ट करेंगे। जैसे दो मैग्नेट के नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल आपस में रिपेल करेंगे और दोनों मैग्नेट के अनलाइक पोल्स लाइक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आपस में अट्रैक्ट करेंगे। दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, और इस मैग्नेट को हम कितना भी डिवाइड कर लें वो हमेशा दो पोल्स में ही पाई जाएगी। और रिपल्शन से हम क्लियर कर सकते हैं कि विच एंड इसका लाइक है, यानी कि नॉर्थ है, या कौन सा एंड इसका साउथ है। सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड एक तरह से हम स्टूडेंट देख सकते हैं कि दिस इज द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी डिटेक्टेड, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग अ मैग्नेटिक कंपस। स्टूडेंट, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो वर्ड ये है, इसमें यह है कि कोई भी मैग्नेट है, चाहे वो लो बार मैग्नेट हो या आर्टिफिशियल मेड मैग्नेट हो, वो पर्टिकुलरली अपना एक एरिया जनरेट करती है एक मैग्नेटिक फील्ड का। यानी कि वो एक एरिया, जिस एरिया में अगर हम कोई भी मेटल को रखते हैं वो उसको अट्रैक्ट कर सकती है। सपोज़ अगर मैग्नेट के पास में हम आयरन का पीस रखेंगे जस्ट उसके थोड़े पास, तो वो उसका एरिया उतना है कि जितना एरिया वो कवर कर रहा है उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उतना उतना हम उसको बोल सकते हैं कि वो उसका एक मैग्नेटिक फील्ड है। और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी मेटल का अगर पीस जाएगा तो वो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेगी। और ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे, यानी कि स्ट्रेंथ बोल सकते हैं हम इसको, कि किसी भी मैग्नेट की पावर जो है वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। यानी कि जितनी ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट होगी उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा, यानी कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ही ज़्यादा होगी। और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक कंपास से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैग्नेटिक कंपास हमको बताता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कहाँ से रिलीज़ हो रही हैं और कहाँ पर एंटर कर रही हैं। तो वो उसका जो डिफ्लेक्शन है मैग्नेटिक कंपास का वो शो करता है। जैसे इस पे हर पॉइंट पे अलग अलग डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक कंपास शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है वो मैग्नेटिक कंपास पर इसलिए है क्योंकि इस बार मैग्नेट का जो एक
अपना खुद का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अराइज हो रहा है और उसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। Magnetic field lines are the path around a magnet along which the north pole of a magnet compass needle tends to move। यानी कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक तरीके से पाथ बोल सकते हैं, जहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं विच आर द नॉर्थ पोल्स ऑफ द मैग्नेटिक कंपास निडल टेंस, यानी कि मैग्नेटिक कंपास की जो नॉर्थ पोल की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करना वहाँ पर स्टार्ट कर दे। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अराउंड अ मैग्नेट कैन बी ऑब्जर्व बाय sprinkling iron filling around a magnet। It can also be observed by moving a magnet compass around a magnet। So what is the basic points? The magnetic field lines emerges at the north pole and merge the south pole। The magnetic field lines are closer at the poles and the magnetic field lines do not intersect each other। स्टूडेंट्स, यानी कि अगर हम मैग्नेटिक कंपास को बार मैग्नेट के पास में लेकर आएंगे तो उसका जो मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो डिफ्लेक्शन शो करने लग जाएगा, और वही डिफ्लेक्शन ये बताएगा कि कहाँ से मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, कहाँ से ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ये अराइज हो रही है। और ये लाइंस जितना ज़्यादा सर एरिया कवर करेंगी वही इसका मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। इसको एक इस तरह से हम आयरन फिलिंग के एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं कि आप बार मैग्नेट को अगर एक पेपर के नीचे लगा देते हैं और उसके ऊपर हम आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करते हैं तो उसका भी पैटर्न बिल्कुल इसी तरह से होगा, इस रॉ लाइंस की तरह होगा, जो हमें ये शो करेगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ से किधर रिलीज़ हो रही हैं और कहाँ से एंटर कर रही हैं। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इमर्जेस एट द नॉर्थ पोल एंड मर्ज द साउथ पोल, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं, यानी कि नॉर्थ पोल से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो पोल्स के पास जो है काफ़ी ज़्यादा इनकी डेंसिटी हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे पोल्स दूर चले जाती है ये भी अलग अलग फैलती जाती हैं। यानी कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, और ये लाइंस आपस में कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि अब वही इस पूरे चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये आया कहाँ से, यानी कि ये जो मैग्नेटिक जो इफेक्ट है वो कैसे पता करेंगे कि हाँ किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट भी होगा। तो जैसे इसमें एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का जो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन है हम यहाँ पर इजीली मैग्नेटिक कंपास से या निडल से देख सकते हैं कि नॉर्थ टू साउथ अगर हमारा मतलब कि डायरेक्शन है तो वो उसका जो मैग्नेटिक निडल है ये अलग अलग डिफ्लेक्शन शो करेगी अलग अलग करंट के डायरेक्शन पे। तो इफ़ अ मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड नियर अ कंडक्टर करंट कैरिंग वायर द निडल इज़ डिफ्लेक्टेड, यानी कि जैसे ही हम किसी कंडक्टर के पास में अगर हम उस कंपास को रखेंगे तो और करंट फ्लो करेंगे तो वो निडल जो है वो डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगी। दिस शोज दैट अ कंडक्टर कैरिंग करंट हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इसका मतलब ये है कि अगर वो मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो ज़रूर वहाँ पर उस कंडक्टर के थ्रू कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराइज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है जिसकी वजह से उसकी जो निडल है वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है। If the direction of the current is from north to south, तो the deflection of the magnetic needle is towards the east। अगर करंट की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ है, इसमें हम देख सकते हैं कि अगर करंट कैरिंग अगर वायर है तो करंट की डायरेक्शन हम कहीं भी रख सकते हैं उसको। तो अगर हमने नॉर्थ टू साउथ, सपोज मान लीजिए हमने नॉर्थ टू साउथ अगर करंट की डायरेक्शन रखी हुई है तो द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक निडल इज टुवर्ड्स द एंड ऑफ ईस्ट, ईस्ट की तरफ ये इसका मैग्नेटिक जो कंपास की जो निडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। और इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो यहाँ पर जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, द डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल इज टुवर्ड्स द वेस्ट, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगी। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इज एन कोसेंट्रिक सर्कल, यानी कि कोसेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे उस तरीके से अगर हम देखें तो इसमें ये हैं कोसेंट्रिक सर्कल्स और एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो यहाँ पर इसका ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न हम देख सकते हैं एक रॉ डायग्राम के थ्रू इसमें।
तो द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इज कोसेंट्रिक सर्कल. इट कैन बी ऑब्जर्व बाय पासिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर थ्रू अ कार्डबोर्ड एंड स्प्रिंग अ आयरन फिलिंग. यानी कि कार्डबोर्ड के बीच में अगर सेंटर में एक होल कर दें हम और उसके अंदर से अगर हम एक वायर निकाल दें तो वो हमारा एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, और दोनों वायर के एंड्स को अगर हम बैटरी के पोल से जोड़ देते हैं तो उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. देन उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं कि फिर आयरन की जो फिलिंग इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं. देन कोसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में आपको आयरन फिलिंग्स का पैटर्न मिल जाएगा, जिससे ये बताएगा कि आयरन फिलिंग्स जो है वो कहाँ से किस तरफ मूव कर रही हैं, यानी कि क्या पैटर्न बना रही हैं. तो वो जो पैटर्न बनेगा वो हमारा कोसेंट्रिक सर्कल जैसा ही बनेगा, और वो ये बताएगा कि आपका करंट का जो मैग्नेटिक डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ पर यानी कि जा रहा है, यानी कि जो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो कहाँ से अराइज हो रही है, कैसे रिलीज हो रहे हैं. इसको जानने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका राइट हैंड थंब रूल है. तो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. यानी कि अगर आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर हमें उसका डायरेक्शन ऑफ करंट पता है तो हम उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकते हैं कि ये किस साइड होगा. जैसे अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो करंट है जो ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, तो ये जो रेड एरोज़ हैं ये आपको ये बता रहे हैं कि ये दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. यानी कि अगर राइट हैंड थंब के रूल्स के हिसाब से इफ़ द करंट कैरिंग वायर एंड द करंट इज़ अपवर्ड देन द मैग्नेटिक फील्ड इज़ एंटी क्लॉकवाइज. तो इसमें एक तरीके से देख सकते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज है. अगर इसी करंट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में अगर करंट की डायरेक्शन को हम चेंज कर दें और ये अगर हम डाउनवर्ड करंट कर दें तो क्लॉकवाइज आपका रोटेशन मिलेगा राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, और जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा. सो दिस इज़ द राइट हैंड थंब रूल, जिसकी मदद से हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं इफ़ यू नो द डायरेक्शन ऑफ करंट. अगर आपको करंट की डायरेक्शन पता है तो देन यू कैन ईजिली फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड according to with the help of right hand thumb rule. Now the force on conductor carrying current in magnetic field. यानी कि कभी कभी ये भी ऑब्ज़र्व किया है, या ये एक कह सकते हैं कि नेचर है कि अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स भी होगा. तो यानी कि इन तीनों का ये एक साथ एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक मिक्सचर रहता है. तो अगर फोर्स भी है तो हमने ये जाना कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में हमने ये अभी देखा कि कोसेंट्रिक सर्कल्स के थ्रू जब वो ऑब्जर्वेशन मिला तो हमें ये पता पड़ा कि करंट का मैग्नेटिक इफ़ेक्ट भी होता है. लेकिन क्या वाकई में एक फ़ोर्स का इफ़ेक्ट भी होता है? यानी कि अगर कोई भी वायर करंट कैरिंग कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा ही, लेकिन क्या वो फोर्स भी एक्सर्ट करेगा? तो फोर्स के लिए भी हम यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे. जैसे एम एम्पियर सजेस्टेड दैट इफ़ अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ मैग्नेट देन द मैग्नेट शुड ऑल्सो एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर. यानी कि ये बिल्कुल वाइस वर्सा है कि इफ़ अ मैग्नेट फील्ड and exert a force on magnet then the magnet should also exert a force on the current. यानी मैग्नेट भी एक फोर्स एक्सर्ट करेगी. तो ये इसको हम देख सकते हैं कि एक एल्यूमिनियम की रॉड है, इसको हमने सस्पेंड कर दिया हॉरिजॉन्टली, और इस एल्यूमिनियम की दोनों रॉड इस रॉड को हमने इसके दोनों पॉइंट से बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, और ये स्विच लगा दिया है बीच में, और इसके बाद हमने यहाँ पर एक मैग्नेट को. तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हो गया कि वायर प्लेस बिटवीन द पोल्स ऑफ अ हॉर्स शूज मैग्नेट एंड अ करंट इज पास थ्रू अ वायर, और फिर उस वायर में हमने क्या कर दिया, करंट पास कर दिया. देन द एल्यूमिनियम रॉड इज डिस्प्लेस. तो एल्यूमिनियम की जो रॉड है वो डिस्प्लेस होना स्टार्ट हो जाएगी. इफ़ द डायरेक्शन ऑफ अ करंट इज़ रिवर्स, लेकिन करंट की डायरेक्शन को अगर हम रिवर्स करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑल्सो रिवर्स. यानी कि अगर किसी भी उसमें अगर हम देखें कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम किसी भी करंट कैरिंग वायर को रखते हैं तो ऑटोमेटिक उस पर फोर्स जनरेट होता है, और वो फोर्स दोनों ही केस में डिफ्लेक्शन शो करेगा. यानी कि अगर हम करंट का वायर शो अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो भी फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी, और अगर हम करंट की डायरेक्शन को
अपवर्ड इन्वर्ट करते हैं तो दोनों केसेस में फोर्स की डायरेक्शन ज़रूर चेंज होगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस केस में उसका जो फोर्स है वो एग्जर्ट कैसा होगा। तो इसका जो एप्लीकेशन है वो स्टूडेंट्स हम जनरेटर्स में यूज़ करते हैं। जनरेटर में बिल्कुल यही सिस्टम यूज़ होता है कि हम उसमें एक स्टेशनरी मैग्नेट्स लगा देते हैं, देन उसमें सर्कुलर कॉइल करंट कैरिंग कॉइल होती है और वही जनरेटर हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में को कन्वर्ट कर देता है। तो ये वो ही मैकेनिकल एनर्जी, इसको हम बोल सकते हैं फोर्स के रूप में यहाँ जनरेट होती है। तो इसका एप्लीकेशन हम जनरेटर में लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है कि फोर्स ऑन अ कंडक्टर कैरिंग करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई कंडक्टर हमने रखा हुआ है तो वो भी फोर्स जनरेट करेगा। और वही फोर्स का बहुत एप्लीकेशन मोटर व्हीकल्स इंजन्स में है और हम ये भी देख सकते हैं कि जनरेटर्स में भी है। मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न देख सकते हैं ड्यू टू करंट इन सर्कुलर लूप, यानी कि इन केस इफ़ यू हैव अ सर्कुलर वायर and in that circular wire terminals are connected into the battery, and the what kind of pattern of the magnetic field you will observe. So this can be done with the help of cardboard, and this is the two holes of cardboards, and इसमें हमने देखा कि ये जो दो कार्डबोर्ड्स के जो दो होल्स हैं उसमें से हमने सर्कुलर वायर को पास किया और सर्कुलर वायर को पास करके इसके हमने दोनों एंड्स को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स हम इसमें देख सकते हैं कि ये जो पैटर्न है हमको इसके आधे सर्कुलर वायर में हमको मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न अलग मिलेगा और इसके हाफ उसमें अलग पैटर्न मिलेगा। जैसे हम देख सकते हैं कि इसमें अगर करंट की डायरेक्शन यहाँ से है, क्लॉकवाइज है, इस तरह से है, तो यानी कि अब राइट एंड थंब रूल लगाएंगे तो अगर अपवर्ड करंट है इस तरह से तो एंटी क्लॉकवाइज आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, और देन डाउनवर्ड करंट है तो क्लॉकवाइज आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो ड्यू टू सर्कुलर लूप, तो इस सर्कुलर लूप के थ्रू यहाँ पर हमने देखा कि इसके हाफ कार्डबोर्ड में क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड अराइज हो रहा है और इसके हाफ कार्डबोर्ड में एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड अराइज हो रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है ड्यू टू द सर्कुलर लूप, क्योंकि आपका जो करंट है वो एक सर्कुलर लूप में रिवॉल्व यानी सर्कुलर लूप में रन कर रहा है। एंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट ऑफ सोलेनॉइड। देन स्टूडेंट व्हाट इज सोलेनॉइड? अगर हम यही वायर्स को फोल्ड कर एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना लें तो उस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को हम सोलेनॉइड बोलते हैं। अ सोलेनॉइड इज अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, यानी सिलेंडर की तरह शेप होता है। तो इसमें जब भी करंट, तो एक सर्कुलर लूप हमने देखा, तो एक सर्कुलर लूप में यानी कि आपको हाफ टाइम क्लॉकवाइज करंट मिला और हाफ टाइम एंटी क्लॉकवाइज करंट मिला। तो इसके इतनी सारी सर्कुलर लूप्स हैं तो इसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि कितनी बार करंट क्लॉकवाइज जाएगा, कितनी बार एंटी क्लॉक डाउनवर्ड जाएगा, कितनी बार इनवर्ड जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही करंट जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें क्या बनेगा, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। तो ये डिपेंड करेगा तो ये कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। जितने नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग सोलेनॉइड आपका बनेगा और उतना ही स्ट्रॉन्ग सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसमें। तो व्हेन अ करंट फ्लो थ्रू अ सोलेनॉइड इट बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा वो। एंड द एंड्स ऑफ अ सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, यानी नॉर्थ और साउथ पोल्स ऑफ अ मैग्नेट की तरह भी। तो अगर ये हमने आर्टिफिशियली मेड मैग्नेट बनाई एक वायर के थ्रू, हमने क्या किया कि एक वायर को नंबर ऑफ टर्न्स में राउंड किया और दोनों टर्मिनल्स को हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से, तो उसके दोनों पोल्स नॉर्थ और साउथ की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। प्लस उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स पे। The ends of a solenoid behaves like a north and south poles of a magnet. The magnetic field produced by a solenoid is similar to the magnetic field produced by a bar magnet. यानी कि solenoid से जो magnetic field produce यानी कि जो produce होता है वो वैसा ही होगा जैसे आप एक simple bar magnet का magnetic field pattern होता है। तो the strength of a magnetic field depends upon the strength of the current and number of the turns of the coil, जैसा मैंने आपको बताया। और इस solenoid का जो application है वो फ़ैन में, और फ़ैन की जो बाइंडिंग होती है, कूलर की जो बाइंडिंग होती है कॉपर की, वहाँ पर उसका सोलेनॉइड बनाते हैं। तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड
की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, जिससे कि हमें एक टॉर्क फोर्स मिले जिसकी वजह से रोटेशन हो उसके अंदर। नाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये है दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट इज़ अ आर्टिफिशियल मैग्नेट जिसको बनाते हैं या जिसको बनाया जाए। तो स्टोन में इसका एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्योंकि इसको हम खुद आर्टिफिशियल तरीके से बनाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड to magnetize a piece of a magnetic material like soft iron when the place inside the coil such as magnet is called electromagnet। स्टूडेंट इसमें देख सकते हैं कि जैसे हमने अभी सोलेनॉइड की बात की थी, तो सोलेनॉइड्स के नंबर ऑफ टर्न्स के बीच में एक अंदर एक बहुत बड़ा सा गैप मिल रहा है आपको। अगर इस गैप में आप एक आयरन की रॉड रख दें और फिर इस पूरे सोलेनॉइड को बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो इसमें जो भी करंट पास होगा और जितना भी मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस होगा, उसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और इसके करंट पास होने की वजह से वो सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो एक आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगी। और सिंपल अगर हम इसके सॉफ्ट आयरन कोर में ना रखें और सिर्फ एक आयरन कोर में इसके ऊपर ही हम एक वायर को एक रैप कर दें नंबर ऑफ टर्न्स में, देन उसको कनेक्ट कर दें, तो ये आयरन की नेल भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसको करंट देकर यानी कि जिसको इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जिस भी मेटल को थोड़ी देर के लिए मैग्नेट बनाया जाए। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है माइकल फैराडे ने समझा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये है कि अगर आप द मोशन ऑफ अ मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू कॉइल और चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस अ पोटेंशियल डिफरेंस इन द कॉइल एंड प्रोड्यूस इंड्यूस करंट, दिस कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका भी एप्लीकेशन है बहुत अच्छा स्टूडेंट्स, कि हम यहाँ पर जो है जनरेटर्स का जब भी यूज़ करते हैं तो उसमें एप्लीकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आता है। और ये मैंने बताया था कि जो करंट कैरिंग जो कंडक्टर है, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है तो उसमें भी इसका एप्लीकेशन, उसमें उसका भी एप्लीकेशन जनरेटर्स में आता है। तो बेसिकली इंडक्शन ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग वायर भी है उसमें, तो भी वो फोर्स एक्सर्ट करेगा। लेकिन अगर हम किसी भी तरह से किसी मैग्नेट के फील्ड को अगर इंटरसेप्ट करें, बार बार इंड्यूस करें, तो उससे हम करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं कि ये करंट, ये जो है एक सर्कुलर कॉइल है वायर की, और इसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया है। एंड गैल्वेनोमीटर इज डिटेक्टेड द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हम इसमें ये डिफ्लेक्शन शो कर सकते हैं कि अगर करंट अगर प्रोड्यूस हो भी रहा है, इंड्यूस हो भी रहा है, तो कितना हो रहा है वो बात का मैटर है। लेकिन हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या इस कॉइल में अगर मोशन के थ्रू मैग्नेट के करंट प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा। तो हम एक तरीके से सोलेनॉइड को, यहाँ पर हमने सोलेनॉइड को कनेक्ट किया था बैटरी से, लेकिन यहाँ पर हम सोलेनॉइड को बैटरी से कनेक्ट ना करके सिंपल गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दें, और फिर उसके जो कोर में हम मैग्नेट को हम मोशन से आगे पीछे करें। यानी कि इसमें देख सकते हैं कि पहली बार में ये जो बार मैग्नेट है वो इनसाइड है, और उसके बाद जो सेकंड वाले जो डायग्राम में आउटसाइड है। यानी कि इस तरीके से अगर हम मोशन करते हैं बार मैग्नेट का इस पूरे कोर के अंदर, इस आयरन कोर के अंदर, तो आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व द कि द करंट इज इंड्यूस इन दिस सर्कुलर कॉइल and that deflection is detected by the galvanometer। यानी कि अगर हमने इस सर्कुलर कॉइल में अगर मैग्नेट को रख दिया और वो जो मैग्नेट को हम मोशन से आगे पीछे कर रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो पूरी सर्कुलर कॉइल है इसमें करंट प्रोड्यूस होने लग जाएगा, और करंट प्रोड्यूस होने के बाद में ये डिफ्लेक्शन हमको मिल जाएगा गैल्वेनोमीटर के थ्रू। यानी कि यहाँ पर आपने मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके आपने यहाँ पर करंट को इंड्यूस किया है, यानी करंट प्रोड्यूस किया है। और यही मेथड हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ किया जाता है, कि जितने भी हमारे हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी वाले प्लांट्स हैं,
और थर्मल पावर प्लांट्स हैं या तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, तो उन सब का यही सिस्टम रहता है कि किसी भी तरीके से डायनामोस को रोटेट कराया जाए, तो जिसकी वजह से वो सर्कुलर कॉइल्स बड़े बड़े जनरेटर्स के अंदर मूव करेंगी और उसके अंदर काफ़ी हैवी मैग्नेट है जिसका वो मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे से कट करेंगी, और कट करने की वजह से वहाँ फ्लक्स इंड्यूस होगा। फ्लक्स इज जस्ट लाइक अ ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको करंट के रूप में मिल जाएगा आउटपुट के रूप में। तो यानी कि मैकेनिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इंडक्शन के थ्रू हम इस प्रोसेस को कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि करंट का, मैग्नेटिक फील्ड का और फोर्स का, इन तीनों का आपस में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। तो अगर कोई भी कंडक्टर करंट पास कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा प्लस उसका फोर्स भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो वही फोर्स हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से कर सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग ने रूल दिया था कि अगर कोई भी किसी भी कंडक्टर में अगर करंट पास हो रहा है तो वो जो करंट है वो उसके उसमें जो कितना फोर्स है और उसकी डायरेक्शन क्या है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से कर सकते हैं। यानी कि इट स्टेट दैट इफ़ वी होल्ड अ थंब, यानी कि आप अपने थंब को होल्ड करें एंड द फोर फिंगर एंड द मिडिल फिंगर ऑफ अ लेफ्ट हैंड पर, और ये आपकी जो दो फोर फिंगर और ये वाली फिंगर आपकी जो फर्स्ट टू फिंगर्स हैं या एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहें और आपका थंब जो है वो अपवर्ड रहे, फोल्ड एकदम से स्ट्रेट to each other such that the fourth finger points in the direction of a magnetic field, the middle finger points to the direction of current and the thumb shows the direction of force। यानी कि इस तरह से जो थंब है वो अगर करंट की डायरेक्शन अगर ये है इसमें किसी भी कंडक्टर में, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी फोर फिंगर बताएगी और ये जो थंब है वो जो आपका फोर्स बताएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि इस लेफ्ट हैंड रूल को सिर्फ और सिर्फ हम यूज़ कर सकते हैं जब आपको करंट का डायरेक्शन पता है या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है या आपको फोर्स पता है। अगर तीनों में से कोई एक चीज़ पता है तो आप उसको उस जगह पर उस डायरेक्शन पर रख सकते हो। तो बेसिकली जो थंब है वो फोर्स डिटेक्ट करता है, फोर्स बताएगा, आपको इंडिकेट करेगा, और जो फर्स्ट फिंगर है आपकी वो मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करेगी, और जो आपकी सेकंड फिंगर है वो आप करंट डिटेक्ट करेगी। तो इन तीनों फिंगर्स को आप उसकी डायरेक्शन में ले जाके देख सकते हैं, तो उसी डायरेक्शन में आपको उसका करंट मिल जाएगा। सपोज द करंट इज़ इनवर्ट, अगर आपको करंट इनवर्ट चाहिए तो करंट इनवर्ट होने की वजह से आपका जो थंब का जो रोटेशन है वो अलग हो जाएगा, ओरिएंटेशन अलग हो जाएगा, और जब तो वो जिस ओरिएंटेशन में होगा थंब, यानी कि उसका मतलब उसमें फोर्स अभी उस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में है। तो इस तरीके से हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज़ कर सकते हैं। नाउ द एसी जनरेटर, यानी कि अभी स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि इसमें जो सिस्टम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा, इन सब का जो बेस्ट एप्लीकेशन है वो सब इसमें ही है कि जनरेटर्स वगैरह बनाने में। तो जनरेटर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर्स का मतलब होता है ऑल्टरनेट करंट जनरेटर, यानी कि ऐसे जनरेटर जो ऑल्टरनेट करंट प्रोड्यूस करते हैं और ऐसे जनरेटर जो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करते हैं। नाउ तो व्हाट इज़ द ऑल्टरनेट करंट, इसमें जो इसका अरेंजमेंट है वो देख लेते हैं कि इसमें दो हॉर्स शूज़ मैग्नेट होती हैं और वो दोनों स्टेशनरी मैग्नेट्स होती हैं, काफ़ी पावरफुल मैग्नेट्स होती हैं। स्टेशनरी का मतलब ये दोनों मैग्नेट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगी अपोजिट पोल होने के बाद भी, और बिल्कुल स्टेशनरी हैं, तो ये बिल्कुल हिल भी नहीं सकती हैं यहाँ से। देन इस नॉर्थ, ये दोनों मैग्नेट्स का अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम रखेंगे एक सर्कुलर कॉइल, और उस सर्कुलर कॉइल से आगे हम लगा देंगे उसकी स्लिप रिंग्स, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। देन उसको आगे एक एक्सिस रोटेशन से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। देन स्टूडेंट, दिस इज़ द अरेंजमेंट ऑफ योर एसी जनरेटर, एंड एसी जनरेटर्स कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसमें अब वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस फॉर्म की होगी, ऑल्टरनेट वाली, और कुछ जनरेटर्स में डायरेक्ट करंट वाली होती है।
तो अगर इसमें देखें तो एसी जनरेटर्स और ऑल्टरनेटर्स एज दे आर यूजुअली कॉल्ड ऑपरेट ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस को हमने अभी पढ़ा था कि अगर आप स्टेशनरी कॉइल के कोर में अगर आप मोशन कराते हैं मैग्नेट का, देन magnet electric current will induce and it will detect by the गैल्वेनोमीटर। तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम आयरन कोर के अंदर मैग्नेट का रोटेशन करा रहे थे, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर एसी जनरेटर में हम बस उल्टा करेंगे कि यहाँ पर हम सर्कुलर लूप, जो वायर की जो लूप है उसका रोटेशन कराएंगे और मैग्नेट को स्टेशनरी रखेंगे। तो बात वही है कि अल्टीमेटली केस में रोटेशन मोशन होना चाहिए, चाहे वो मैग्नेट का मोशन हो या फिर आपकी कॉइल का मोशन हो। तो यहाँ पर हमने कॉइल्स को स्टेशनरी करके सर्कुलर कॉइल का मोशन किया है और वही मोशन इसके मैग्नेटिक फील्ड को आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट करता है, काटता है। और ये कॉइल जब काटती है तो आधा डिफ्लेक्शन ऊपर और आधा डिफ्लेक्शन नीचे, तो इससे टोटल मिला के एक पूरा एक रोटेशन होता है, जिसकी वजह से पूरी मोटर घूमती है और इलेक्ट्रिक करंट यानी ईएमएफ जनरेट होता है। Alternating voltage may be generated by the rotating of a coil in the magnetic field. By rotating a magnetic field within a stationary coil, the value of the voltage generated depends on, यानी वही मैंने बताया कि पूरा प्रिंसिपल जो है इसका ऑल्टरनेट करंट पे डिपेंड करता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे डिपेंड करता है। तो कितना करंट प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करता है कि इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितनी है, यानी कि इसके अंदर मैग्नेटिक जो फील्ड है, जो दोनों मैग्नेट्स प्रोड्यूस कर रही है वो कितना कर रही हैं, यानी कि द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, कितना जो नंबर ऑफ टर्न, यानी कि जितना ज़्यादा रोटेशन होगा उतना ही ज़्यादा इंटरसेप्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का और उतना ही ज़्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। यानी कि फ्लक्स जितना ज़्यादा, यानी कि ये जितना ज़्यादा ये जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही ज़्यादा रोटेशन होगा और जितना ज़्यादा रोटेशन होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। दूसरा मैंने बताया स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, यानी कि फील्ड की स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करेगा। देन द स्पीड एट विच द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड रोटेट, यानी कि स्पीड, यानी कि कितनी स्पीड से आप रोटेट कर रहे हो उसको। तो रोटेशन की स्पीड पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर ऑफ कॉइल पे एंड स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड पे। तो जनरेटर बेसिकली इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। तो इस तरीके से, और अगर ऑल्टरनेट करंट आपको प्रोड्यूस कराना है तो आपको इसमें सिर्फ एक अरेंजमेंट है, जो इसकी जो स्लिप रिंग है इसको इस तरह से अटैच करना पड़ेगा एक दूसरे के अपवर्ड इनवर्ड, यानी कि डाउनवर्ड अपवर्ड। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द एसी जनरेटर। नाउ द डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में भी, डीसी जनरेटर का भी हम इसमें वी हैव, इसमें केवल डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस होगा। वी हैव जस्ट रेड अबाउट द एसी जनरेटर विच प्रोड्यूस ऑल्टरनेटिंग करंट। In order to obtain direct current, a DC generator is used if we replace the slip ring of AC generator by a commutator। यानी कम्यूटेटर, यानी कि यहाँ पर अरेंजमेंट ये था इसका आगे पीछे, लेकिन इसका हम स्लिप रिंग्स का इस तरीके से अरेंजमेंट अगर कर दें एक दूसरे के बराबर में, तो यह इस तरह से जब भी करंट प्रोड्यूस होगा तो वो हमको मिलेगा डायरेक्ट करंट। यानी कि स्टूडेंट दोनों ही जनरेटर में प्रिंसिपल सेम है, बस अरेंजमेंट ऑफ कॉइल डिफरेंस है। यहाँ पर स्प्लिट रिंग्स हैं और यहाँ पर स्प्लिट रिंग्स को यहाँ पर एज अ कम्यूटेटर के तौर पे यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर इस तरीके से एक दूसरे के आगे पीछे इन दोनों के कॉइल्स को हमने अरेंजमेंट किया है। तो केवल एसी, व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द एसी एंड डीसी जनरेटर? एसी जनरेटर प्रोड्यूसेस alternate current and DC generator produces direct current. Both generator works on the same principle, electromagnetic induction, but what is the main difference between behind that, कि द अरेंजमेंट ऑफ कॉइल इनसाइड द जनरेटर। तो इसमें एसी जनरेटर में अरेंजमेंट अलग है कॉइल का और इस डीसी जनरेटर में अरेंजमेंट अलग है कॉइल का। बस इस अरेंजमेंट की वजह से आपको डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेट करंट मिलता है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ से एक टॉपिक है कि व्हाट इज़ द ऑल्टरनेट करंट एंड व्हाट इज़ द डायरेक्ट करंट। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब कि बोल सकते हैं डिफरेंस भी है इन दोनों में, कि एक जो जनरेटर है वो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस कर रहा है, एक जनरेटर ऑल्टरनेट करंट प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन ये करंट होता क्या है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड ऑल्टरनेट करंट
इज़ दैट द डायरेक्ट करंट ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्ट करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, वेयर एज द ऑल्टरनेटिंग करंट रिवर्सेस द डायरेक्शन पीरियडिकली, यानी कि इस एक वेव लाइक मोशन करता है ऑल्टरनेट करंट, और वो पीरियड वाइज टाइम के साथ वेरी करता चला जाता है। मोस्ट पावर स्टेशन कंस्ट्रक्टेड दीज डेज प्रोड्यूस एसी, यानी मोस्टली जो पावर स्टेशन हैं हमारे इंडिया में वो एसी करंट प्रोड्यूस करते हैं। द एसी चेंजेस डायरेक्शंस आफ्टर एवरी 1/1000 सेकेंड, यानी कि हर 100वें सेकेंड में वो अपने डायरेक्शन चेंज करता है। दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज़ 50 हर्ट्स। 50 हर्ट्स इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेट करंट, यानी कि ये दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस इन इंडिया। लेकिन ये देखा जाए तो 50 हर्ट्ज़ का मतलब क्या है, यानी कि अगर हम देखें कि जिस तरह से जो वेव बनती है, तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिला के हम उसको वेव बोलते हैं, तो दिस इज़ द वन साइकिल ऑफ द वेव। तो इसी तरीके से अगर 50 साइकिल्स ऑफ वेव इन 1 सेकेंड प्रोड्यूस हो रही हैं तो हम उसको 50 हर्ट्ज़ बोलते हैं। तो जो ऑल्टरनेट करंट है इंडिया में उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है, तो इसका मतलब वो जो ऑल्टरनेट करंट है वो 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज़ जो साइकिल है वो प्रोड्यूस कर रहा है। An important advantage of AC over the DC is that electric power can be transmitted over long distance without much loss of the energy, यानी कि अगर टाइम का वेरिएशन होने की वजह से, इसकी पीरियडिक वेव की वेरिएशन होने की वजह से एसी करंट जो है काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है और उसमें काफ़ी कम एनर्जी उसकी लॉस्ट होगी, खर्च होगी। और डीसी करंट में यही है कि वो टाइम के साथ वेरी नहीं करता, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। तो अगर इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक रन कराते हैं तो उसका रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो है वो उसको कम करता चला जाता है और एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा हमें एनर्जी का लॉस झेलना पड़ता है। इसीलिए एसी करंट ज़्यादा प्रेफरेबल है अबाउट द डीसी करंट। और इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर ह्यूमन बॉडी डीसी करंट के टच में आती है तो काफ़ी मुश्किल है कि वो उसको छोड़े या अलग करे। लेकिन एसी करंट में एक तरीका है, एसी करंट में एक बार को वो ह्यूमन बॉडी उससे डिटैच हो सकती है। सो दिस इज़ द ग्राफ बिटवीन डायरेक्ट एंड टाइम, यानी कि इसमें देख सकते हैं टाइम बढ़ने के साथ साथ ये भी बिल्कुल सेम कांस्टेंट वेरी कर रहा है। ऑल्टरनेटिंग करंट में अगर हम देखें तो ये टाइम के साथ साथ ऑल्टरनेट करंट हमारा वेरी कर रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर द डायरेक्ट एंड alternate current and AC/DC motor, and Fleming left hand rule, electromagnetic induction, what is the electromagnet, how it is made, and what is the magnetic field due to the different arrangement of your wire. So this is the student, this is all about your second chapter of physics 10th class, magnetic effects of electric currents. Thank you.